नमस्कार, बिहार डेवलपमेंट डायलॉग में आपका स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र कुमार केसरी। टुडे आई एम ज्वाइंड बाय मिस्टर तेज Sarangdhar, a cybersecurity expert and CEO of SICK Labs and Systems. SIS is amongst the most innovative technology-oriented security analysts in the country. His comments and views on emerging cyber and real-world threats have been published in several top-tier media outlets. He has been working with multiple LEA building implementable solutions and providing inputs to prevent untoward incidents using ethical hacking, big data analytics, and machine learning. He has proposed and implemented predictive frameworks using mathematical models, social network analytics, and graphs. He is currently doing MS in Big Data Analytics from University of Liverpool and has been funded internationally for his AI projects from International Security Accelerator (CORP) and ICE7 inspired by Sigma-Tail and NUS. Please welcome to this dialogue. Thanks very much, man. Yeah. The focus of today's discussion is on the use of technology and related cybersecurity threats in Bihar Assembly election. After this COVID outbreak, this is going to be the first election, first major election in India. So, first question to you is, what kind of technological use you see and related cyber threat? So, I mean, it actually depends upon the way we are actually planning to carry it out. So, one approach is a prototype approach, जिसको हम कहते हैं कि ऐसा होना चाहिए और ये implementable है. और दूसरा approach would be little more practical from the perspective of Indian implementation. अब जैसे साउथ कोरिया में जो इलेक्शन हुआ था कोविड के टाइम्स पे, उन्होंने जिस तरह से डिस्टेंस मेंटेन करते हुए इलेक्शंस करवाया, सैनिटी का ख्याल करते हुए करवाया, आई रेकन कि इन आवर पर्सपेक्टिव इट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट बिकॉज ऑफ लॉजिस्टिक रीजंस. अभी जो एडवांसमेंट हुई है टेक्नोलॉजीज में, उसका इस्तेमाल करके हम बहुत रोबस्ट सॉल्यूशन बना सकते हैं जो दो चीज़ों का ख्याल करें. एक तो कि वो सिक्योरिटी का ख्याल करें कि ये जो वोट देने वाले लोग हैं ये एक्चुअली वही वोट दे रहे हैं, और दूसरा एनोनिमिटी का भी ख्याल रखें. तो ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जो सिक्योरिटी को मेंटेन करते हुए एनोनिमिटी को इम्प्लीमेंट करती है. तो जैसे बिटकॉइंस और बहुत सारे जो जैसे आइडेंटिटी मैनेजमेंट के भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं. इनफैक्ट मुझे लगता है कि ये इलेक्शंस अगर हम रिमोटली डिस्ट्रीब्यूटेड वे में कर सकें तो भी बहुत अच्छा है. इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया कि आप घर पे बैठे हुए जो लोग हैं वही इम्प्लीमेंट कर सकें. ऑल दे नीड इज पॉसिबली अ कैमरा कि उसको रिकॉर्ड किया जा सके कि ये वही बंदा है जो वोट दे रहा है. एंड देन वी कैन डिप्लॉय ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजीज टू मेक श्योर कि ये जो वोट किसको दे रहा है वो एनोनिमस रहे वाइल ये अपडेट होता रहे. तो मुझे लगता है कि वी शुड थिंक अलोंग दोज लाइन्स. एंड आई थिंक a good ideal technology that I see in coming years is possibility of implementing elections for people sitting at home. Everyone has mobile nowadays, and this will also kind of evade things like जैसे अभी हमारे पास होता है बूथ कैप्चरिंग पॉसिबल क्यों है? क्योंकि बहुत सारे लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं. So you need less people to control more people. बट अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाए तो ये काफ़ी अच्छा है. तो इस लाइन पे हमें सोचना चाहिए. ये लॉजिस्टिकली बहुत पॉसिबल भी है और टेक्नोलॉजी वाइज भी बहुत इम्प्लीमेंटेबल है. साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से आप जो उसको देखते हैं उस पर्सपेक्टिव से कितना चैलेंज एग्जैक्टली. हाँ एग्जैक्टली. तो साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से
मैं ऐसा नहीं कह सकता कि ये कम्प्लीटली फुल प्रूफ है। साइबर सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से अभी तो मतलब कुछ भी ऐसा कहना कि ये 100% फुल प्रूफ है, ये सही नहीं है। बिकॉज हो सकता है कि आज फुल प्रूफ हो और कल उसमें कोई बग किसी ने कोई निकाल सके। तो बट बहुत सारी हमारी जो व्यवस्था है ऑलरेडी इसका इस्तेमाल कर रही है। जैसे एमएक्स है, अमेरिकन एक्सप्रेस, तो वो रिपल का ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज करते हैं तुरंत फंड ट्रांसफर करने में, एंड मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ फंड्स आर गेटिंग ट्रांसफर देयर। तो थोड़ा लूपहोल तो हर एक लॉजिस्टिक्स में होगा, बट आई थिंक टेक्नोलॉजिकली इट विल वंस इम्प्लीमेंटेड इसको परफेक्ट करना आसान है, और ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को इम्प्लीमेंट करने में बहुत हेल्प कर सकता है अगर जो हम चाहें आप तो। अभी जो आप देख रहे हैं पॉसिबिलिटी, जो जिस तरह से लोग एक तो जो फोकस है कैंपेनिंग में, जो हम अभी देख रहे हैं कि वर्चुअल कैंपेनिंग की बात हो रही है और शुरुआत भी हुई है, और जहां तक चांसेज है कि वर्चुअल कैंपेनिंग ही हो और उसमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स का ज्यादा इस्तेमाल करेंगे लोग। इसमें आपको राइट। है कि चाइनीज भी एप्स का यूज हो रहा था, जो टिकटॉक और इस तरह से भी लोग अपने मतलब रीच आउट कर रहे थे कैंडिडेट्स। तो आपको जो बाहर से इंटरफेरेंस का, बाहर से थ्रेट का आपको लगता है कि जैसे चाइना है या इवन यूएस से या और कंट्रीज से कुछ मैनिपुलेशन का चांसेस हो सकता है इलेक्शन में? हाँ, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है। बिकॉज ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है कि अगर आप चाइनीज ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, से फॉर इंस्टेंस, तो बहुत सारे, मैं मेजॉरिटी ऑफ ऐप्स को जो देखता हूँ उसमें दो बिग बिग प्राइवेसी कंसर्न्स हैं। एक तो मैक्सिमम जो एप्लीकेशंस हैं दे क्लेम टू बी मतलब इन टू एंड एनक्रिप्टेड, जो है वो है नहीं। और इसका मतलब यह है कि डेटा गेट्स डिक्रिप्टेड एटलीस्ट एट द एग्जिट पॉइंट, तो वो हार्वेस्टिंग के लिए इजी किया जा सकता है। और दूसरा ये है कि मतलब एज लॉन्ग एज वी आर यूजिंग अ टेक्नोलॉजी दैट इज नॉट इनबिल्ट इन इंडिया, I would not I would not suggest that technology to be used for elections, because at the end of the day, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ही अच्छा सा एग्जांपल। तो iOS एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वल्नरेबल एप्स पुश करना बहुत ही मुश्किल है। तो आई आई वाज गोइंग थ्रू अंडरग्राउंड रिसर्च, तो उसमें इन्होंने क्या किया है कि ऐप जो बनाया है वो बिल्कुल ही परफेक्ट, मतलब वो कुछ नहीं करता, वो बिल्कुल इनोक्यूस है, लेकिन उस ऐप में उन्होंने हिडन फीचर्स डाल दिए हैं कि अगर कोई बंदा से फॉर एग्जांपल एक मैसेंजर ऐप है, अगर कोई बंदा एक डॉट भेजेगा तभी उधर से कोई डेटा आएगा, एंड दैट कोड इज वेरी इनक्रिप्टेड। तो जब आप उसका बिहेवियर एनालिसिस कर रहे हैं तो आपको कभी नहीं पता चलेगा कि ये मलेशियस ऐप है, क्योंकि मलेशियस एक्टिविटी करने के लिए यूजर ट्रिगर रिक्वायर्ड है फ्रॉम आउटसाइड। तो इस तरह की फंक्शनैलिटी इंसर्ट की जा सकती है। दूसरा एक चीज कर सकते हैं वो कि वो जानबूझ के ऐप को वल्नरेबल बना देंगे। तो तो इसका मतलब ये है कि एक्टिविटी वाइज तो ये बिल्कुल ठीक है, मतलब ये सारा काम सही कर रहा है और कुछ गलत नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पास एक ऐसा ट्रिगर है जो वो कभी भी यू नो स्टार्ट करके और फिर डेटा ये कर सकते हैं। तो whenever we are doing and whenever we are making or using a app for for an election thing, we should always make sure कि ये indigenous app है हमारे। दूसरी बात की आपने कैंपेनिंग की, तो मुझे लगता है कैंपेनिंग के लिए तो ऑलरेडी बहुत इस्तेमाल हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल नेटवर्क्स का। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे जैसे ये इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। तो सबसे पहले क्या होता है कि कैंपेनिंग इज सिमिलर टू यू प्लांटिंग अ आइडिया इन अ नेटवर्क। आपको आइडिया प्लांट करना होता है एक नेटवर्क में। तो इसका एक प्रॉपर साइंस है जो इसको डील करता है मैथमेटिकली एंड एआई वाइज। तो दो तीन चीज़ों का जो इसमें इस्तेमाल करते हैं, वो पहली चीज़ है, वो कहते हैं उसको सोशल नेटवर्क एनालिटिक्स।
सोशल नेटवर्क एनालिटिक्स एक मैथमेटिकल स्टैब्लिश्ड मैथमेटिकल मेजर्स को लेके कैलकुलेट करके ये बता सकता है कि ये जो हमारे लोगों का ग्रुप है, जैसे जैसे कुछ लोगों का ग्रुप ज़्यादा कनेक्टेड है, कुछ और लोगों का ग्रुप कुछ कम कनेक्टेड है, बहुत सारे क्लस्टर्स हैं ग्रुप्स के जो एक दूसरे से किसी बिटवीन वाले लोगों से कनेक्टेड है। तो कौन सा ग्रुप सबसे पहले ज़्यादा वैल्यूएबल है आपके पर्सपेक्टिव से? तो सपोज कीजिए कि आपको अगर इलेक्शन का पर्सपेक्टिव लेना है तो आप उन लोगों को या वो ग्रुप को टारगेट करेंगे जिसमें लोग उस एरिया में ज़्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो मैथमेटिकल मेजर्स हैं ये फाइंड करने के लिए कि आइडिया डिफ्यूजन सेंट्रलिटी किन किन लोगों की ज़्यादा है एक नेटवर्क। तो जब आप उन लोगों को आइडेंटिफाई करेंगे तो फिर दूसरी चीज़ जो आप आइडेंटिफाई करेंगे वो ये है कि कौन से आपको मुद्दे पुश करने हैं। इसको कहते हैं टॉपिक मॉडलिंग एंड सेंटिमेंट एनालिसिस। ये टॉपिक मॉडलिंग पॉसिबल है अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारा डेटा एग्जिस्टेंट है सोशल नेटवर्क का उस एरिया का, और उसका आप सेंटिमेंट फाइंड कर सकते हैं। तो इससे पता चलता है कि जैसे ये मुद्दा है और इस पर ज़्यादा लोग नेगेटिव राय रखते हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो ये सजेस्टेड हो जाता है कि आप वो मुद्दा पे अगर स्टांस लें तो नेगेटिव लें। I mean, looking purely from logistic perspective. I'm not talking from idealistic perspective. Idealistic तो आप जो जिस चीज़ में बिलीव करते हैं वही करना चाहिए और ऐसा ही होना भी चाहिए। बट लॉजिस्टिकली ये अगर आपको ज़्यादा वोट्स चाहिए तो आप वो देखेंगे कि कौन सा मुद्दा, कौन सा टॉपिक जो है इस एरिया के बहुत सारे लोगों ने उठाया है और उन लोगों ने जो उठाया है उनका कनेक्शन क्या है, उसके बेसिस पे वो आप टॉपिक ले सकते हैं, उसका स्टांस ले सकते हैं, एंड देन यू कैन प्रपोज दैट आइडिया। तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूज करेगा नेटवर्क में, एंड देन तो एक अप्रोच ये हो सकता है। तो ये आपका जो खास करके टारगेटेड कैंपेनिंग का, तो इसमें कुछ प्लेटफॉर्म वाइज भी कुछ ये है आपका स्टडी कि किस प्लेटफॉर्म से ज्यादा इफेक्टिव हो रहा है वो? जैसे आपको कई प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ट्विटर है, तो बिहार के सिनेरियो में देखते हुए कि कौन सा प्लेटफॉर्म ज्यादा इफेक्टिव होने का चांस है? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे जो मैं आजकल देख रहा हूँ आइडिया पुश करने का मोडस ऑपरेंडी, वो बहुत ही ब्रूट फोर्स वाला है। यानी ऐसा होता है कि अगर आपको कोई आइडिया पुश करना है तो लोग क्या करते हैं कि हमारे पास टूल्स हैं और वो टूल से 50-100 व्हाट्सएप ग्रुप में वो पुश कर देते हैं, मतलब वो बोल देते हैं कि देखो ये ऐसा है, और अपने दोस्तों से जैसा आप बोलते हैं कि इसको फॉरवर्ड करो। लेकिन अगर आप इसको लॉजिस्टिकली सोचें तो ये जो आइडिया पुश हो रहा है, जिस नेटवर्क में पुश हो रहा है, उसका वर्थ क्या है ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्या ये सबसे पहले वो आपका नेटवर्क जो इम्पोर्टेंट है जिसको आप टारगेट कर रहे हैं उससे ये रिमोटली कनेक्टेड भी है या नहीं? तो मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ कि आइडिया पुश करना जो अभी क्वालिटेटिव नहीं क्वांटिटेटिव हो रहा है कि क्वांटिटी कर दो कहीं भी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट क्वालिटेटिव आइडिया पुश करना चाहिए, और क्वालिटेटिव आइडिया पुश करने के लिए सही टारगेट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो इनिशियल है वो सेंटिमेंट एनालिसिस आपको करना पड़ेगा, नेटवर्क को जानना पड़ेगा, और ये सब आप सोशल नेटवर्क से ही कर सकते हैं। तो एनालिसिस के लिए तो सोशल नेटवर्क और ओपन सोर्स इंटेलिजेंस बहुत ज़रूरी है। एक बार जब आपने वो कर लिया, देन यू कैन पुश इट थ्रू those networks which are more connected to these people। तो नेटवर्क का डिसीजन उस पे होना चाहिए कि जो आपका टारगेट नेटवर्क है वो किस पे ज़्यादा कम्युनिकेट करता है। अगर जैसे बिहार में टारगेट नेटवर्क लोग ज़्यादा व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट करते हैं, आपने सोशल नेटवर्क से आइडिया तो लिया, आपने थ्रेड मतलब टॉपिक मॉडलिंग करके पहचान भी लिया कि किसको पुश करना है आपको, लेकिन अगर आप सोशल नेटवर्क से पुश करने लगे, रीच उसका ज़्यादा नहीं हुआ, तो इट विल नॉट बी इफेक्टिव। तो किसके थ्रू पुश करना है वो इस पे आइडियली डिपेंड करता है कि आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो किस चैनल का यूज ज़्यादा करता है।
और लॉजिस्टिकली आप जो इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से क्या देखते हैं, क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है? जिस तरह का चैलेंज है अभी, सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, गैदरिंग को आप ये कर सकते हैं, तो इसमें टेक्नोलॉजी का क्या रोल प्रैक्टिकली क्या हो सकता है? मतलब आपको इलेक्शन क्या? कंडक्ट। हाँ, इलेक्शन कमीशन के पर्सपेक्टिव से कंडक्ट में एक तो है कैंपेनिंग में, दूसरा है कि कंडक्ट जो करवाया जाएगा, तो जैसे साउथ कोरिया का आपने एग्जांपल दिया, उन्होंने जो करा था यूज, तो उस तरह का पॉसिबिलिटी आपको लग रहा है बिहार में इम्प्लीमेंट किया जा सकता है वो लॉजिस्टिकली? बिकॉज जो आप उसका वोटर का ये देखते हैं, लिटरेसी लेवल, उनका टेक्नोलॉजी का कितना ज्ञान है, और उसके बाद फिर आपको इवन जो इम्प्लीमेंट करेंगे लोग, वो भी एक चैलेंज है। तो उसको देखते हुए आपको क्या फिजिबिलिटी लगता मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग, आइडियलिस्टिकली तो मुझे ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन को आज से ऑलरेडी वो कर भी रहे होंगे, या नहीं कर रहे तो डेफिनेटली वो उनके परव्यू में होगा, कि उन्हें आइडियली ये सोचना चाहिए कि ये घर बैठे हर बंदा कैसे कैसे वोट दे सके, और उसके वोट का एनोनिमिटी कैसे मेंटेन किया जा सके, और उसकी आइडेंटिटी को प्रूव करते हुए कैसे ये किया जा सके। और इसका टेक्निकल सॉल्यूशन जैसा मैंने बताया, ब्लॉकचेन और आइडेंटिटी मैनेजमेंट विथ इंक्रिप्शन करके किया जा सकता है। हो सकता है, लेकिन इसके पहले कि ये कितना इफेक्टिव है ये कहना जजमेंटली मैच्योर तभी होगा जब मैं ये मेरे पास डेटा हो और मैं ये एनालिसिस कर चुका हूँ कि हाँ, इतने लोगों के पास मोबाइल फोन है। हमारा वोटर 100% में 80% लोग मोबाइल चलाना जानते हैं, या उनके पास ये क्या कहते हैं, वो मोबाइल है जिससे वो अपना फोटो या वीडियो ले सके। तो कितना परसेंट लोग ऐसा कर सकते हैं, इसका डेटा अवेलेबल हो, उस पर एनालिटिक्स किया जाए, तब बताया जा सकता है कि ये प्रैक्टिकली कितना इम्प्लीमेंटेबल है। साउथ कोरिया ने बहुत अच्छे से ग्राउंड लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट किया विदाउट एनी टेक्नोलॉजी। उन्होंने अपना इलेक्शन जैसा इलेक्शन होता है ग्राउंड पे वैसा ही किया, लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया, सैनिटाइजेशन का ख्याल रखा। तो लॉजिस्टिकली बिहार में ये करना कितना आसान या मुश्किल है, इस पे हम लोग अपनी अपनी राय दे सकते हैं। मुझे मुझे एक स्टेट लेवल पे देना ठीक नहीं होगा, मुझे लगता है। है? तो अभी चाइना का, मतलब चाइना से जो ऐप बंद किया गया, 59 ऐप को ब्लॉक करने की बात हुई, फिर तो उसके रिपोर्टिंग, और जिस तरह का आप देखते हैं कि साइबर थ्रेट में जो मीडिया की रिपोर्टिंग होती है खास करके, कि उसको जिस तरह का इशू दिया जाता है, तो उसको आप, तो जैसे मीडिया रिपोर्ट से ही लोगों को पता चलता है कि क्या थ्रेट है, क्या परसेप्शन है, उससे क्या, उसका क्या मायने है। तो आप उसको किस तरह से देखते हैं कि सही पर्सपेक्टिव लोगों को मिल पा रहा है उसमें, या आप चूंकि उसको बहुत ही गहरे तरीके से उस चीज को आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है उसमें कि ज्यादा गैप्स हैं मीडिया रिपोर्टिंग में इन सब चीजों को लेकर? मैं मीडिया रिपोर्टिंग कैसे कर सकता हूँ? मैं उस पर नहीं कमेंट कर सकता। लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आ, ये जो ये जो मूव उन्होंने लिया है इंडियन गवर्नमेंट ने, वो बहुत बहुत मुझे लगता है सही लिया है। मतलब मैं पर्सनल लेवल पे मुझे लगता है कि ये काफी अच्छा मूव है। हाँ, हमें अभी बहुत बहुत सारी चीजें और करनी है। जैसे हमने चाइनीज ऐप्स को तो बैन कर दिया, लेकिन चाइनीज इकोसिस्टम ने हमारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट में ऑलरेडी बहुत इन्वेस्टेड है। तो लाइक अली बाबा ग्रुप इज, मतलब वो ग्रुप जो है, बहुत सारी हमारी कंपनीज में उन्होंने इन्वेस्ट किया है। स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडिया का डेवलप करने में बहुत सारे इन ग्रुप्स का भी हाथ है। तो वो अभी कितना डीप है इसमें, ये इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि
एटलीस्ट एट गवर्नमेंट लेवल पे जो भी पॉसिबल था हमारी गवर्नमेंट ने ऑलरेडी करना शुरू कर दिया है, और ये हमें करना भी चाहिए। इसका एक और पर्सपेक्टिव मैं आपको देना चाहता हूँ। ये पर्सपेक्टिव है पिछले 10 साल के टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन का। तो ऐसा होता है कि पिछले 10 साल में आप देखेंगे तो डेटा वाज अ वेरी वैल्यूएबल थिंग। लोग बोलते थे कि हमें ये डेटा अवेलेबल है, ये डेटा मिल गया है, तो डेटा की वैल्यू काफ़ी थी पहले। अभी अगर आप देखेंगे तो ऑल दीज एप्स कलेक्ट सो मच डेटा। ये जितने भी एप्स हैं, आप कोई भी मोबाइल ऐप देख लीजिए, वो आपका कॉन्टैक्ट्स, कॉल लॉग, मैसेजेस, फाइल्स ये सब का परमिशन मांगता है। तो डेटा तो अभी हैकिंग की जरूरत ही नहीं है, हम अपने परमिशन से इतना सारा डेटा उन लोगों को दे, और ये डेटा पे एनालिटिक्स करके बहुत सारी चीजें निकाली जा सकती हैं अभी एआई के एज में। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा है कि हम अपना डेटा जो है, इंडियन डेटा, इंडिया में रखने की कोशिश करें, जैसे चाइना ऑलरेडी कर रहा है। चाइना में दे डोंट यूज गूगल, दे डोंट यूज व्हाट्सएप। तो इससे आपको क्या लग रहा है कि इंडिजीनियस एप्स, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी इस तरह से हमारा इतना एडवांस है कि वी कैन सी आवर ओन social networking and those kind of apps coming up and filling the gap? डेफिनेटली हमारा स्टार्टअप इकोसिस्टम अब धीरे धीरे स्ट्रांग हो रहा है। वैसे अगर आपने इसकी बात की है तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक स्टार्टअप स्टार्टअप इकोसिस्टम को फोस्टर करने के लिए एंटरप्रेनर्स और एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो अगर वो सब चीज़ें थोड़ा फिजिबल बनाया जा सके हमारे स्टार्टअप इकोसिस्टम को फोस्टर करने के लिए, तो डेफिनेटली मुझे तो लगता है इंडिया में इतना कैपेसिटी है कि वी कैन फार एक्सीड एनीथिंग। चाहे वो इंटरनेट सिक्योरिटी से रिलेटेड हो, ऐप डेवलपमेंट से हो, मोबाइल डेवलपमेंट से हो, ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं। और जो इन्वेस्टमेंट है ऑलरेडी, जैसे आपने उदाहरण दिया पेटीएम का, बिग बास्केट का, अलीबाबा बहुत सारे कंपनीज में है और भी चाइनीज कंपनी का है, तो अगर वो ऑलरेडी स्टेक होल्डर हैं तो वो एक थ्रेट ऑलरेडी है या उसको जो अब ये कितना थ्रेट है और कैसे है ये बिना जाने नहीं कहा जा सकता। मैं बस एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ जिसको कहते हैं कि अगर आपके पास कोई आइडिया हो तो उसको 5 तरह के व्यू से 5 हैट्स आपको वियर करने पड़ते हैं उस आइडिया को बोल्स्टर करने के लिए। और उसमें एक हैट होता है ब्लैक हैट, जिसका काम होता है कि ये आइडिया में फ्लॉ कहाँ कहाँ आ सकते हैं ये पहचानना। तो मैं डेविल्स एडवोकेट का काम करके बता रहा हूँ कि ऐसा शायद हो सकता है, लेकिन कितने डेफिनेटनेस से ये है ये बिना स्टडी किए कहना गलत होगा। ओके, तो शीश, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस कॉन्वर्सेशन और आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर, बहुत बहुत अच्छा लगा मुझे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक्स अ लॉट। थैंक्स।